हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो बीपीएससी टीआरई 3 का टाइम अब कम है और हमने बात की थी पिछली क्लास में, जब साइंस की क्लास चल रही थी तो उस टाइम पे मैंने बात की थी कि साइंस की क्लास ख़त्म होते ही हम क्या करेंगे, जीएस के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें करेंगे, ठीक है ना। तो आज से हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। आप सभी चैनल से जुड़ जाइए और ये प्रैक्टिस सेट आपका कम से कम इतना करवा दिया जाएगा कि आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, ठीक है ना, अपने पेपर को लेके। तो पेपर तक आप जुड़े रहिए चैनल से, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सारी क्लासेस की। इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर, करंट अफेयर की, हिंदी की और इंग्लिश की, इसके अलावा स्पेशल महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे आपकी जो है हिस्ट्री की और आपके जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स की, ये सारी क्लासेस आपकी चल रही थी और अभी भी चल रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं, आपने नहीं ज्वाइन किया जाकर देखिए, सारे कंप्लीट कीजिए। उसके बाद फीडबैक में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कंटेंट कैसा लगा, आपके लिए लाभदायक है या नहीं है, ठीक है ना। चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं। आज से अपना जो है एसएसटी का यानी आपके जीएस का, जिसमें आपका यहाँ पे मैं बता दूँ सबसे पहले तो जीएस में हम मैथ और रीजनिंग को छोड़कर चलेंगे, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ मैथ रीजनिंग को छोड़ के चलेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन हम करेंगे, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, जो भी सारे मर्ज आपके जीएस पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम आज स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपका क्लास है ये 1 to 12 सभी के लिए है, क्योंकि आप जानते हैं 40 नंबर का जीएस तो सबके में आएगा, और 1 to 5 के लिए ये 180 नंबर का रहने वाला है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्र है, वन है, आपका पर्वत है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है तो ये महासागर यानी समुद्र होता है आपका, ठीक है ना। वन और पर्वत आपका नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर जो है पारिस्थितिकी का जो है सबसे स्थिर तंत्र ये क्या है? समुद्र होगा यानी महासागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक है? द्वितीय प्रदूषक पूछा है। धुंध, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द्वितीय प्रदूषक पूछा है तो ये क्या हो जाएगा? आपका धुंध हो जाएगा, ठीक है। धुंध एक क्या है? आपका द्वितीय प्रदूषक है। अच्छा यहाँ पे बता दो, कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं पौधों द्वारा जो है इसको छोड़ा जाता है, लिया जाता है, और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये तब होता है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस टाइम पे पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आपने सुना होगा, जिसे आप कहते हैं CO। ये क्या करता है? इसे दमघोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है, दमघोटू गैस, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है आप जानते हैं, ज़्यादातर आपके हो गया आपका हीटर वगैरह हो गया, ठंडियों में जो यूज़ करते हैं उनसे निकलती हैं, वाहनों से निकलती हैं। तो ये एक जहरीली गैस होती है, इससे व्यक्ति की जो है जान जाती है। तो इसमें देखते हैं आप ठंडियों में बहुत सारे मौतें ऐसे न्यूज़ में आते हैं कि जो है हीटर बंद करके रूम में सो गए और सुबह होता है तो वो जिंदा नहीं रहते, ठीक है ना। तो वो ऐसा होता है कि रूम में जो है बंद हुए हुए ये सारे गैस जो है पूरे रूम में इन्वायरमेंट को में फैल जाती हैं और ये फेफड़े में पहुंच जाती है सांस के माध्यम से। और आप जानते हैं हीमोग्लोबिन के साथ ही ये जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा वाहक इसका हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग कहलाता है। तो ये मैंने केमिस्ट्री की क्लास में सारे के सारे प्रैक्टिस करवा दी है, आप ज़रूर देखिएगा। आप जब वो देखेंगे तो आपको सारे समझ में आ जाएगा। परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, नाभिक होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा?
नाभिक आपका हो जाएगा, जो कि धनावेशित भाग में परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है, ठीक है ना, भाग में होता है, इसी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये केमिस्ट्री की क्लास में मैंने बताई थी, आप जाकर देखिएगा क्लास को, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है ना, क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, ये भी केमिस्ट्री की पिछली क्लास जब हमने की थी उसमें बाकायदा ये क्वेश्चन दिया हुआ था और मैंने पढ़ाया भी था इसको। तो घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल में होता है, ये किसका होता है, सोडियम सिलिकेट का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का या फिर जर्मेनियम डाइऑक्साइड का। तो घड़ियों में जो आपका प्रयुक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है ये क्या होता है, ये आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। तो ये सिलिकॉन याद रखिएगा, जर्मेनियम मत लगा दीजिएगा, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, ओके। निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपातन के उदाहरण क्या हैं, शुष्क बर्फ, कपूर, बर्फ। अब देखिए ऊर्ध्वपातन की बात होती है, ऊर्ध्वपातन होता क्या है, जब कोई ठोस वस्तु है, ठीक है ना, कोई ठोस वस्तु है, वो क्या होता है, डायरेक्ट आपका गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। कपूर क्या है, एक ठोस है, और कपूर आपका जब आप जलाते हैं तो ये क्या गैस में परिवर्तित हो जाता है। आप देखते हैं पूजा पाठ करते हैं जब, तो कपूर का यूज़ करते हैं, आप जलाते हैं कपूर, तो कपूर क्या है, ठोस से डायरेक्ट आपका गैस में बदल जाता है। आई बात, ये बात समझ में आ गई आपकी। तो यहाँ पे अगर बात करें, और दूसरी बात फिर बोला है शुष्क बर्फ, ठीक है ना, शुष्क बर्फ और बर्फ। तो इसमें जो आपका शुष्क बर्फ है ये भी आपका डायरेक्ट, बर्फ तो आपका पिघलेगा तो देखिए द्रव में आ जाएगा, ठीक है ना, पानी फिर से बन जाएगा, पानी से द्रव बनेगा, द्रव से पानी बनेगा, पानी से आपका जो है बर्फ बनेगा, बर्फ से आपका पानी बनेगा। तो ये आपकी प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन शुष्क बर्फ जो है ये क्या होता है, डायरेक्ट आपका जो है ऊर्ध्वपातन हो जाता है, और कपूर भी आपका डायरेक्ट ऊर्ध्वपातन हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, जब पहला और दूसरा सही है तो आपका फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का पीएच मान क्या होगा। देखिए जल क्या है, उदासीन होता है, और उदासीन का मान क्या होता है, ये आपका 7 होता है। कैसे, जब 7 से प्लस में आप जाते हैं इधर को, तो आपका जो है ये क्षारीय होता है, ठीक है ना, क्षारीय हो जाता है, ठीक है। जब माइनस में जाते हैं तब ये क्या होता है, आपका अम्लीय होता है, ठीक है। तो 7 से कम आपका जो होगा, या 7 से ज़्यादा तो क्षारीय, 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा। अब पानी क्या है, न आपका न क्षारीय है न अम्लीय। पानी अगर क्षारीय अम्लीय होता तो आपको दिक्कत होती पीने में। उदासीन है पानी, ठीक है ना, पानी क्या है, उदासीन है। तो यहाँ पे आपका 7 पे अगर होता है कोई चीज़ तो वो उदासीन होता है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि ब्लड का आपका पीएच मान क्या होता है। तो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, यानी ये क्या है, एक क्षारीय है। ब्लड क्या होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि ये प्लस में गया है, माइनस में नहीं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे और इसका जो आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर आपका, देखिए हम इन्हीं में से हम देख लेते हैं आंसर को। तो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होगा, आपका क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो कि हंसाने वाली गैस होती है। तो इसमें और इसमें आप कंफ्यूजन ना होइएगा पहले और दूसरे में। तो इसमें आपका, अच्छा एक मिनट, नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस, ऑप्शन पूरा देख लेते हैं। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, तो यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। ये हंसाने वाली गैस ये होती है, हंसाने वाली गैस आपकी हो जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ओके। अगला क्वेश्चन है, और ऑप्शन में दिया है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो एक बार मैं इसे देख लूँगी और नेक्स्ट क्लास में जब हम जब करेंगे प्रैक्टिस तो इस पर जिक्र कर लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल मेरे जो अकॉर्डिंग है तो वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड ही होगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह से पलायन वेग लगभग है। तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना है, लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी की सतह से पलायन
वेग लगभग आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्तस्राव होता है क्योंकि इसका क्या रीज़न है। जब देखते हैं आप किसी ऊंचाई वाली जगह पे जाते हैं तो नाक से ब्लडिंग होने लगता है, ठीक है ना। तो ये रीज़न क्या है, रक्त कोशिकाओं का दबाव बाहरी दबाव से अधिक होता है। ठीक है, ऊंचाई पर दबाव मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है, या उच्च ऊंचाई पर रक्तचाप बढ़ जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो रीज़न है ये आपका क्या है, जो रक्त कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाओं का दाब क्या होता है, बाहरी दबाव से अधिक होता है, जिसकी वजह से प्रेशर होता है और ये नाक से आपका रक्तस्राव होता है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है। तापमान, आर्द्रता, वर्षा और हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति क्या कहलाती है। तो ये आपका जो है तापमान हो, आर्द्रता हो, वर्षा हो और आपका जो है हवा की गति, ये सब दिन प्रतिदिन अगर होती हैं किसी भी स्थान पर, तो ये क्या होता है, जलवायु होती है। वहाँ की क्या होती है, जलवायु की वजह ये आपका वहाँ के मौसम की वजह से होता है। ठीक है ना, तो तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति ये मौसम के वजह से होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, विकल्पों में सही का चयन कीजिए। कथन 1, कथन 2। कथन 1 में लिखा है प्राकृतिक जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा दिया है संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो जो है इसमें आपका 72 का जो आंसर है ये आपका दोनों ही सही हो जाएगा। कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधों जो पौधे हैं या जंतुओं से पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है और पतली सीट में बदला जा सकता है। जस्ता को, फास्फोरस को या फिर सल्फर को। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसे पीटा जा सकता है, तो जस्ता को, जो जस्ता है इसे पतली सीट में बदला जा सकता है पीट कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है। टाइफाइड, हैजा, सामान्य सर्दी। तो जो जुकाम होता है आपका ये क्या होता है, टाइफाइड ये विषाणु से होता है। ठीक है ना, तो आपने देखा सर्दी क्या होगी आपकी, विषाणु से है। विषाणु से आपका बहुत सारे रोग हैं, जैसे कि आपका HIV हो गया, विषाणु से हो गया, कोरोना हो गया, ये सभी आपके विषाणु से होने वाले रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होते हैं क्योंकि इसकी अवस्थिति के आसपास होती है। क्योंकि इसकी अवस्थिति के आसपास होती है, तो दक्षिण ध्रुवों पर अवस्थिति इसके जो है आसपास होती है, ध्रुवों पर या फिर दक्षिणी गोलार्ध पर, भूमध्य रेखा पर। तो इनकी जो है स्थिति कहाँ होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो ये आपका भूमध्य रेखा, ठीक है, क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा के आसपास इनकी जो स्थिति है वो होती है। उष्णकटिबंधीय उन्हीं कहते हैं, उन्हीं क्षेत्रों को कहते हैं। देखिए आपका ये हमारा गोलार्ध है। ठीक है, गोलार्ध हो गया आपका, और इसमें आप बात करें तो ये बीचों बीच से क्या जाता है, 0 डिग्री रेखा जाता है, जिसे आप विषुवत रेखा कहते हैं या फिर भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और यहीं से आपका उत्तरी जो है आपका कर्क रेखा जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा जाता है, और यहीं पे आपका नीचे मकर रेखा जाता है 23.5 डिग्री। तो इसमें आपका क्या होता है, ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र आपके क्या हैं, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं।
ठीक है। तो जो भी अगर यहाँ पे कोई भी अगर जलवायु यहाँ पे होती है तो उसे क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जलवायु कहते हैं, उष्ण जलवायु कहेंगे, ठीक है। तो ये रीज़न है यहाँ पे भूमध्य रेखा की वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ग्रेवोमीटर, फेदोमीटर, जाइरोस्कोप या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं समुद्र की या फिर महासागर की गहराई को मापने के लिए, ठीक है। फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है और उसका कारण दिया है। अभिकथन है आपका, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य और कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों के में रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये बात ठीक है। रोग उत्पन्न करने वाले, क्योंकि रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। तो क्या ये सही है आपका? 77 का जो आंसर हो जाएगा इसमें आपका दोनों ही बात सही है। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मनुष्य, जंतु और पेड़ पौधों को खराब करते हैं, यानी उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो लाभदायक भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पे कुछ का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो जो सूक्ष्म जीव जो है रोगाणु होते हैं, उन्हें जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रोगाणु या फिर रोगजनक कहते हैं। तो ये इसमें आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? पेप्सिन, एमाइलेज, रेनिन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मनुष्य के जो लार में होता है वो एमाइलेज होता है, ठीक है ना। एमाइलेज उपस्थित होता है मनुष्य के लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क डैश का गठन क्या कहलाता है? तो लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क जिसे आप जो है इंटरनेट का गठन करता है, या फिर उपग्रह का, या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 79 का जो आंसर हो जाएगा ये इंटरनेट का गठन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, किससे? राज्यसभा से। अब ये आपका आ जाता है क्वेश्चन पॉलिटी से। पहला वाला अभी 79 वाला क्या था? कंप्यूटर से था। तो जीएस में आपका आज जीएस में सारे आपके क्वेश्चन होते हैं, सारे सब्जेक्ट से होते हैं, ठीक है ना। राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं हर साल पर, हर 2 साल पर, हर 3 साल पर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, और इसके जो सदस्य होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति का जो काल होता है हर 2 साल पे ये क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है और कारण बताना है। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। मनुष्य सहित सभी जो जंतु हैं भोजन बनाने में असमर्थ हैं मनुष्य, क्योंकि मनुष्य अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। ये बात आपका कारण सही है। अगर कारण सही है तो मनुष्य अभिकथन भी आपको देखना होगा कि अभिकथन आपका सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो बात करें हम आपका जो है 81 का, तो 81 का जो आंसर है ये हमारा सही हो जाएगा आपका दोनों ही, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो है ए और आर दोनों ही सही बात है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे बोला है मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं, ये ठीक है। मनुष्य अपना भोजन पौधों और जंतुओं से प्राप्त करते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि क्या नाम है, इसको व्याख्या ऊपर ए वाले का व्याख्या नहीं किया, बल्कि एक अलग ही उसका बता दिया है, ठीक है ना। पॉइंट बता दिया है कि हाँ ये दोनों बातें सही हैं, ठीक है। तो इसमें व्याख्या की बात नहीं हुई है, दोनों ही कथन आपके सही हैं। एक तरफ से देखा जाए तो दोनों ही कथन हो गए,
ठीक है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में, तो ये आपका आ जाता है 1764 का युद्ध, जिसमें आपका किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था 1764 में, ये बक्सर का युद्ध हुआ था और इसमें जिसने नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो था। और आप यहीं पे देखें तो एक आपको ऑप्शन दिखेगा लॉर्ड क्लाइव, तो लॉर्ड क्लाइव की वजह से ही माना जाता है कि जो है ब्रिटिश का यहाँ पे दबदबा बना। जैसे कि आप मान लें ये 1757 में आपका ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में बंगाल का वो हुआ था, क्या नाम है, युद्ध हुआ था जो आपका, ठीक है। तो ये इसमें आपका देखिए, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, सॉरी, अभी ध्यान में आएगा तो मैं बता दूंगी। लॉर्ड क्लाइव का मैं बता दूं 1764 में 1757 में युद्ध हुआ था, ठीक है ना, जो है सिराजुद्दौला के साथ बंगाल के जो है शासन को लेकर, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, देखिए युद्ध का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बंगाल याद आ रहा, आगे नहीं याद आ रहा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है? पेनिसिलिन, एस्प्रिन, पैरासीटामोल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिजैविक के बारे में पूछा है, प्रतिजैविक कौन सा है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक क्या है? प्रतिजैविक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीदी दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है? शहीदी दिवस, तो ये गुरु गोविंद सिंह के संबंधित है, गुरु तेग बहादुर से संबंधित है, गुरु हरिराय से, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। शहीदी दिवस आपका ये संबंधित है आपका गुरु तेग बहादुर से, ठीक है। शहीदी दिवस गुरु तेग बहादुर के जो है याद में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण बनती है? कितना अल्कोहल आप कर लेते हैं, अल्कोहलिक हो जाते हैं कि आपकी मृत्यु हो सकती है? 0.2%, 0.3%, 0.5%। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 0.5% हो जाएगा। अगर आपने इतना आप अल्कोहलिक हो चुके हैं तो आपकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय ताप वर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? तो भूमंडलीय ताप वर्धन में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है? भूमंडलीय ताप वर्धन में क्या करता है? ये जिम्मेदार है गैस, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में मैंने बताया, दमघोटू गैस कहते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड आपका हंसने वाली गैस है, ठीक है ना, हंसने वाली गैस है, ठीक है, लाफिंग गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम। अच्छा, धोने वाले कपड़े की बात हो रही है तो कैल्शियम जो है कार्बोनेट हो जाएगा आपका, ठीक है। 87, एक मिनट, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कन्फ्यूज़न वाली बात है यहाँ पे, सोडियम और कार्बोनेट आपका इसमें भी लिखा हो और इसमें भी लिखा है, तो यहाँ पे सोडियम नहीं हो, कैल्शियम नहीं होगा, बल्कि सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा 87 का, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊंट अपने कुबड़ का उपयुक्त करता है पानी के भंडारण के लिए, वसा के भंडारण के लिए, रेगिस्तान की रेत में चलने के दौरान शरीर को संतुलित करने के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम पहले देखिए, पहले क्या होता था, हम लोगों को जब हम छोटे थे तब हम लोगों को कहा जाता था कि ऊँट अपने जो कुबड़ है उसमें पानी भर के रखता है, तो ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है? वसा का भंडारण होता है, ठीक है ना। ऊँट के कुबड़ में क्या होता है? वसा भरा होता है, वो पानी नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सेकंड नंबर सही हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दिया, जैसे देखिए आपको कन्फ्यूज़न अगर जैसे मुझे हुई है तो आपको भी हो सकती है। सोडियम कार्बोनेट है और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यहाँ पे देखिए कपड़े धोने की बात आ रही है और देखिए
आप अगर लोकल एरिया के होंगे, जैसे कि आप थोड़ा सा गांव साइड से होंगे, या फिर वैसे भी आप सिटी में भी गांव वाले ही होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई सिटी से ही आया हो, तो वहाँ पे अगर बात करें, सोडा नाम सुना होगा। नहीं कहते हैं कि निरमा, बहुत लोग निरमा कहते हैं, बहुत लोग सरफ कहते हैं, बहुत लोग सोडा कहते हैं। तो इसे सोडा सरफ भी कहते हैं, ठीक है ना। कपड़े धोने वाले को सोडा सरफ भी कहते हैं। तो सोडा से आप रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी और अच्छा लगा होगा सुन के, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गौतम बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? निर्वाण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लें, मृत्यु, ठीक है ना। तो इनके निर्वाण जो है कहाँ पर हुई थी गौतम बुद्ध की? ये कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया था? 1919 का सत्याग्रह रोलेट एक्ट के विरोध में, नमक कानून के विरोध में, 1909 के एक्ट के विरोध में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए पास, आप अगर नहीं समझ में आता है, कन्फ्यूज़न हो, तो भी आप पास से इसके पास वाला देखा करिए। देखिए ये दूर है, बहुत दूर है, 1909 वाला एक्ट, ये आपका मार्ले मिंटो वाला है, ठीक है ना। और नमक कानून आपका ये हुआ था 1930 में, ठीक है ना। तो आपका क्या बचा? रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। और इसी को हटाने के लिए जो प्रदर्शन हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था आपका, तो इसी के विरोध में वो ऐसा हुआ था। वहाँ पे सभा जुटी और वहाँ पे निहत्थे गोलियाँ चलाई गई। तो ये रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा गया, और इसमें ये था कि बिना किसी जो है प्रूफ के आप क्या करेंगे, किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे, सिर्फ शंके के आधार पर, ठीक है, सिर्फ शंके के आधार पर। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट हो जाएगा। तो इसके विरोध में ही 1919 में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने। ओके। प्रसिद्ध चीनी तीर्थ यात्री फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, या रामगुप्त के? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था? इसमें चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किस वर्ष सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया था? देखिए पानीपत का ये पहला जो लड़ाई हुआ था, उसमें ही जो है इब्राहिम लोधी से बाबर ने जो है लड़ाई की थी। तो ये लड़ाई इब्राहिम लोधी के साथ कब हुई थी? 1526 में, ठीक है ना। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ाई हुई थी पानीपत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेलीग्राफ तार, यानी जिसे आप तार भी कहते हैं, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने की? मार्कोनी ने, गैलीलियो ने, सैमुअल मोर्स? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है टेलीग्राफ का, ये सैमुअल मोर्स ने किया था, ठीक है ना। सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, इसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। ये किसके बारे में है? मैडम भीकाजी कामा के, इंदिरा गांधी के, या सरोजिनी नायडू? या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बात मैडम भीकाजी कामा के बारे में हो रही है। मैडम भीकाजी कामा विदेशी भ्रमण इन्होंने किया अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या किया था? स्वराज जो है समाचार पत्र भी निकाला था, जिसका नाम था वंदे मातरम, ठीक है। तो ये मैडम भीकाजी कामा का है वंदे मातरम। इसके अलावा अब बात करें यहाँ पे, तो सरोजिनी नायडू आप जानते हैं, मैंने जो है एक शॉर्ट नोट वाली जो आपकी वीडियो चला रखी है, जो 11 बजे आती है आपकी SST की, जिसमें
उसमें मैंने बताया था आपको कि सरोजनी नायडू का जो इन्होंने अधिवेशन जब किया था 1925 में किया था, ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है ना। इसके पहले अगर महिला में अंग्रेजी महिला पूछें तो आपकी जो विदेशी महिला थी वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। शॉर्ट नोट्स जो मैं आपको डालती हूँ 10 मिनट का, आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखा करें। 10 मिनट के अंदर आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं वहाँ पे, तो वो देखना आप ज़रूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INA 1943 में कहाँ अस्तित्व में आई? आज़ाद हिंद फौज या फिर इसे इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं इंग्लिश में, INA 1943 में ये कहाँ पर अस्तित्व में आई थी? जापान में, बर्मा में या फिर सिंगापुर में? ये आपका सिंगापुर में आया था। ठीक है, अस्तित्व में आया था 1943 में। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया? तो ये सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था 96 का जो आंसर होगा ये 1896 में गाया गया था। ठीक है, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन था, उसमें ही गाया गया था भारतीय जो है आपका वंदे मातरम। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन उस टाइम पे था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है? आंख की मांसपेशियां, हृदय की मांसपेशियां, फेफड़े की मांसपेशियां या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये आपका हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं वो सबसे हमारा मजबूत होता है। हमारे हृदय की जो मांसपेशियां हैं उसमें आपका हृदय की मांसपेशियां सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन, ठीक है, गया अधिवेशन की बात हो रही है, तो इससे आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने, SN बनर्जी ने या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो ये चित्तरंजन दास ने की थी गया अधिवेशन की बैठक। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए आधार के रूप में लिया गया जनवरी समताप रेखा, कौन सा समताप रेखा लिया गया भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बांटने के लिए? ठीक है, तो इसमें अगर बात करें 21 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस या फिर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये आपका 18 डिग्री सेल्सियस लिया गया है। इसके आधार पर भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बांटा जाता है। ठीक है, 18 डिग्री सेल्सियस के आधार पे। 100 क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन बिहार में रेशम कपड़ा उत्पादन केंद्र है? मोतीपुर, बंजारी, भागलपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। देखिए इसमें अगर बात करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछली बार आपका 2.0 में 1 to 5 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, PRT में ये क्वेश्चन आया था, आपका जो TRE 2 हुआ था, तो ये आपका कपड़ा वाला पूछा था। ठीक है, तो इसमें जो केंद्र हो जाएगा बिहार में रेशम कपड़ा उत्पादन केंद्र, ये आपका हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे और TRE 2 में ये आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? नामची सिक्किम, चेरापूंजी असम, मासिनराम मेघालय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है और 2.0 में ही आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, TRE 2 में ही आया था और PRT में ही आया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मेघालय मासिनराम हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ये, और भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक जो है वर्षा यहीं पे होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका
मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहते हैं, देशांतर, भौगोलिक ग्रिड कहते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बताइए, यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँ तो ये आपका ग्लोब है, ठीक है। अब इसने कहा है ग्लोब में एक दूसरे को काटते हैं। अगर ऐसे हमने कर दिया तो क्या किसी ने एक दूसरे को काटा? ये तो अक्षांश रेखाएं होंगी। अब ये हो जाएगा जब देशांतर रेखाएं खींचते हैं तो क्या होता है, ये एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। अगर ये एक दूसरे को काटती हैं तो इसको कहते क्या हैं, इस पूरी चीज़ों को कहते क्या हैं? इसे हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं, ठीक है ना। इसे भौगोलिक ग्रिड कहते हैं और भौगोलिक ग्रिड के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? भौगोलिक ग्रिड हो जाएगा। ओके, 102 का आपका थर्ड नंबर सही हो जाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी और जितना मैं समझा रही हूँ चीज़ें समझ में आ रही हैं। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है, कंटेंट आपको सही लग रहा है और आपको समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए क्लास को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 21, 22, 17। भारतीय संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ये 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया होता है, जॉन्डिस होता है, टाइफाइड होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मादा एनाफ्लीज के काटने से जो बीमारी होती है आपको मलेरिया होता है, ठीक है। क्या होता है? मलेरिया। जॉन्डिस आप किसे कहते हैं? पीलिया रोग को। और जॉन्डिस में आप जानते हैं आपका जो है यकृत है, लीवर, यानी लीवर को इफेक्ट करता है ये जॉन्डिस। और टाइफाइड आपका दूषित भोजन, पानी, इन सब चीज़ों से होता है टाइफाइड, ठीक है। तो आपका फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे, ये इसकी जो स्थापना हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की, ये 5वीं शताब्दी में हुई थी। अब यहाँ पे बनता है क्वेश्चन और कि नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा किसने था? तो ये आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए मैं बता देती हूँ, बख्तियार खिलजी ने इस विद्यालय को ध्वंस किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की विशाल पुस्तकालय था, ठीक है, जिसे ध्वंस किया, जिसे नष्ट किया, जिसे जला दिया बख्तियार खिलजी ने, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बख्तियार, ठीक है, बख्तियार खिलजी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपका, बिहार की कौन सी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है? निर्मति निरुपमा अग्रवाल, श्रीमती अरुणिमा सिन्हा, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बात करें यहाँ पे श्रीमती अरुणिमा सिन्हा, ये बिहार की क्या है, पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुसाई कहाँ रहने वाली जनजाति आबादी को दिया गया नाम है? तो देखिए, लुसाई तो त्यौहार भी है, ये जनजाति ही मनाती है। तो लुसाई जो जनजाति है ये इसी नाम से त्यौहार भी मनाती है, लुसाई त्यौहार भी पूछता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा जरूर। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा लुसाई जनजाति जो है त्रिपुरा में रहती है और त्रिपुरा में ही लुसाई त्यौहार भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो लुसाई आबादी है ये त्रिपुरा में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में
जहाज निर्माण उद्योग स्थित है? जहाज निर्माण करने का उद्योग किस शहर में है? चेन्नई में, पारादीप बंदरगाह या कोचीन बंदरगाह? तो ये जो है आपका कोचीन बंदरगाह यानी आपका केरल में, ठीक है ना। कोचीन बंदरगाह में पर आपका जो है जहाज निर्माण उद्योग स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया गया है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये आपका कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण, ठीक है। पश्चिमी चंपारण में आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और इसमें कौन सा जानवर संरक्षण किया गया है? हिरण, बाघ, चीता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका संरक्षण किया गया है, ये किया गया है क्या 109 का जो है आपका बाघ किया गया है, ठीक है ना। बाघ को संरक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेपानगर निम्नलिखित में किस उद्योग से संबंधित है? नेपानगर उर्वरक से, अखबारी कागज से, ऊनी कपड़ा से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नेपानगर आपका संबंधित है, ये संबंधित है अखबारी कागज से, ठीक है ना। अखबारी कागज से संबंधित है आपका नेपानगर। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने, रामपाल, गोपाल ने, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये धर्मपाल ने, पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, जिन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है? तो ये आप जानते हैं, जब राजस्थान का आप हिस्ट्री पढ़ेंगे या राजस्थान का कोई एग्ज़ाम देते हैं तो आपका ये क्वेश्चन बहुत बनता है अर्धचंद्राकार से। वहाँ पे अब क्या होता है, इसे कहते क्या, अर्धचंद्राकार के तरीके से बन जाता है। जब वहाँ पे हवाएं चलती हैं तो वो स्तूप क्या कहलाती हैं? बरखान कहलाती हैं, माउंट कहलाती हैं, पलाया कहलाती हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपकी जो है कहलाती हैं बरखान कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहलाती हैं? बरखान कहलाती हैं, जो कि अर्धचंद्राकार बालू के रूप स्तूप में दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन का विषय नहीं है? स्थानीय स्वशासन का सार्वजनिक व्यवस्था, स्वच्छता, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सार्वजनिक व्यवस्था ये स्थानीय स्वशासन का विषय नहीं है। स्थानीय स्वशासन के विषय में आपका स्वच्छता और सार्वजनिक उपयोगिता आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 या उससे अधिक नदियों में मिलन, ठीक है, 2 या 2 से अधिक नदियों के मिलने वाली जो स्थल होती है उसको क्या कहते हैं? मुहावना कहते हैं, ज्वारंद मुख कहते हैं, संगम कहते हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप जानते हैं प्रयागराज, आप जानते हैं प्रयागराज में 2 नदियों का संगम है, ठीक है, जिसमें आप जानते हैं गंगा और यमुना मिलती हैं। तो वो संगम कहलाता है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 या उससे अधिक नदियाँ जब मिलती हैं तो वो संगम कहलाती हैं, ठीक है। मुहाना आपका क्या होता है? मुहाना आपका जो नदी आपकी बहती हुई जब समुद्र में जाके गिरती है वहाँ पे मुहाना कहलाता है, ठीक है। और ज्वारंद मुख आपका होता है जहाँ पे कचरा वचड़ा सब आपका इकट्ठा होता है, नदियों द्वारा बहा कर लाया गया, उसे क्या कहते हैं? ज्वारंद मुख कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? मुंबई को, कोलकाता को, विशाखापत्तनम को, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुंबई को क्या कहते हैं? 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण पर अधिक जोर देता है। तो आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण पर अधिक जोर देता है उत्पादक, वैश्विक अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 116 का जो आंसर हो जाएगा
ये आपका थर्ड सही हो जाएगा। उपभोक्ता, उपभोक्ता पक्ष का, ये आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण पर अधिक जोर देता है। क्या? उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14 से 15 साल की आयु के बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है? चीता, बाघ, हिरण। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये आपका सीटेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सीटेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें झुंड की बात है, 14-15 साल के आयु में ये झुंड छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, और अकेले रहने लगते हैं। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये करता कौन है? तो ये हाथी ऐसा होता है, ठीक है। हाथी में ऐसा होता है, जो हाथी जानवर है वो उनके जो झुंड होते हैं, जो बच्चे उनके रहते हैं, तो हथनियाँ रहती हैं झुंडों में, ठीक है। उन हथनियों को झुंडों में जो बच्चे होते हैं मेल वाले, वो क्या करते हैं, 14 से 15 साल के आयु तक ही रहते हैं। उसके बाद वो छोड़कर झुंड को चले जाते हैं, मतलब 14 से 15 साल की आयु में ही छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवस्था में से किसके बल की आवश्यकता होती है? तो किसके लिए बल की आवश्यकता होती है? किसी वृत्ताकार पथ पर एक कण को स्थिर गति से चलायमान रखने के लिए, किसी सरल रेखा पर एक कण को पूर्णतः चिकनी सतह पर स्थित गति से चलाने के लिए, किसी चलायमान कण को रोकने के लिए, किसी कण की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। तो किसमें सबसे अधिक बल लगेगा आपका? ये आपका लगेगा किसी सरल रेखा पर एक कण को पूर्णतः चिकनी सतह पर स्थिर गति से चलाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा बल लगता है। अच्छा एक मिनट, ये भी हो गया आपका। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दिया है बकायदा, तो यहाँ पे आपका पहला और आपका जो है, ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। चिकनी पे आपका नहीं होगा। किसी चलायमान कण को रोकने के लिए बल लगेगा आपका। किसी वृत्ताकार पथ पर एक कण को स्थिर गति से चलायमान रखने के लिए भी बल लगता है। किसी कण की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भी क्या लगता है? बल लगता है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है। यह परावर्तित होने पर अपने पुराने पथ से 90 डिग्री कोण से विचलित हो जाती है। इसका आपतन कोण कितने होंगे या कितना है? तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आपतन कोण होता है वो आपका 45 डिग्री होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमि की उर्वर शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन सा है? माइक्रोब्स, जैविक खाद, ईस्ट। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जो जीव समूह है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा जैविक खाद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर भूमि से अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 डिग्री चैनल तो हो ही नहीं सकता। ये आपका भारत है और 10 डिग्री चैनल तो आपका यहाँ से होता है, ठीक है ना। ये आप देखिए, अंडमान जब निकोबार के बारे में पढ़ते हैं तब पढ़ाया जाता है आपको। और भारत की जो रामेश्वर भूमि है, यहाँ पे है रामेश्वरम जो द्वीप है, ठीक है, मुख्य भूमि है भारत की ये, और ये अलग करता है, ठीक है, रामेश्वरम भूमि के से अलग करती है। तो ये मुख्य भूमि है भारत की और ये अलग करता है। यहाँ पे आपका पंबन चैनल भी है और आपका पाक जल डमरू है, तो ये श्रीलंका और भारत को अलग करता है।
और यहाँ पे अगर बचता है तो आपका पंबन द्वीप आपका ये क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा, जो कि रामेश्वरम द्वीप से भारत की मुख्य भूमि को अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चक्रवात को विश्व के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जापान में इसे क्या कहते हैं? फनल कहते हैं, व्हर्लपूल कहते हैं, टाइफून कहते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा टाइफून कहते हैं। जापान में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों, ठीक है, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? लाल सागर, ब्रिटिश कॉफ़ी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे अगर बात करें आंसर हो जाएगा बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। तो इस घटना को कहते हैं बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सॉरी, आपका थर्ड नंबर सही हो जाएगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देखिए टाइम हो रहा है और हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिस करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे समझना होगा वहाँ पे समझ लेंगे। फास्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है? ये आपका प्रत्येक वर्ष होता है। ये जो है पंजाब राज्य में आपका ग्रामीण ओलंपिक्स का हर साल आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतया प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? कुल्हाड़ी, ग्रासा, चाकू। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतया उपयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो उस टाइम पे गड़ासा कहा जाता था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, ताप बड़े क्षेत्र में केंद्रित होता है। विषुवत रेखा सूरज के समीप है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका रीज़न क्या है कि विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे ज़्यादा अधिक होता है। ये क्या होता है, ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ठीक है, ताप क्या होता है, छोटे क्षेत्र में ही केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे हो गया भाई, अच्छा, आग्नेय सेल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? आग्नेय सेल में तो इसका जो मैग्मा के ठंडे होने के कारण बनने, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। सील और डाइक पाए जाते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आग्नेय चट्टान में क्या नहीं पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता है आग्नेय चट्टान में? इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग को कहते हैं अभावजन्य रोग, संचारी रोग या असंतुलित रोग। तो एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण जो है रोग होता है उसे क्या कहते हैं? असंतुलित रोग कहते हैं या फिर अभावजन्य। संचारी रोग तो होगा नहीं। तो आपका फर्स्ट और थर्ड में आप आंसर बताएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका अभावजन्य रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर ठोस के द्रव बदलने की क्रिया कहलाती है? गर्म करने पर ठोस का द्रव में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है? गलना कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, संघनन कहलाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ठीक है, ये संघनन कहलाता है। द्रव का वाष्प में बदल जाना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। तो गर्म करने पर ठोस का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। एक मिनट, ठोस का द्रव में बदलना गलना कहलाता है। ठीक है, गलना यहाँ पे दे रखा है, गलना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पानी का गुण नहीं है? यह रंगीन होता है, यह स्वादहीन होता है, इसमें कोई भी चीज़ धुल नहीं सकती। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक पानी का गुण नहीं है
कौन सा नहीं है? स्वादहीन होता है, ठीक है, ये आपका सही है। और रंगहीन आपका सही है, लेकिन इसमें कोई भी चीज़ धुल नहीं सकते, ये बात गलत है और यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोल्हुआ बिहार की, ठीक है, कोल्हुआ की प्रसिद्ध, जिसे बिहार उस टाइम पे बिहार को कहते थे कोल्हुआ। कोल्हुआ की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है अशोक स्तंभ, बौद्ध स्तूप, सूर्य मंदिर, या फिर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोल्हुआ की प्रसिद्ध जो ऐतिहासिक स्मारक थी अशोक स्तंभ थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है नदी द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, हिमानी द्वारा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का जो निर्माण होता है ये निर्माण होता है भूमिगत जल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजों के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? तो बीजों के अंकुरण के लिए पानी, प्रकाश, अंधेरा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीजों के अंकुरण के लिए अंधेरा की आवश्यकता नहीं है, पानी और प्रकाश की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की विभिन्न वस्तुओं तथा तारा, चंद्रमा, ग्रह आदि का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की विभिन्न वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे तारा हो गया, चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गया, उन्हें भौतिकवाद कहते हैं, खगोलविद कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ज्योतिषी नहीं कहते हैं, भौतिकीवाद नहीं कहते, खगोलविद कहते हैं, ठीक है। 134 का हो जाएगा खगोलविद। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? संघ या संगठन की रचना का अधिकार है, भाषण एक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और संघ या संगठन की रचना का अधिकार, इनमें से कौन सा नहीं है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तीनों में से आपका कौन सा अधिकार नहीं है? 19 का, ठीक है, आर्टिकल 19 का नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात करें व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है ये इसमें नहीं है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात नहीं होती है इसमें। तो संघ बना सकते हैं, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, व्यक्तिगत का नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत का आपका आता है जो है जीवन जीने का जो अधिकार है उसमें आता है, ठीक है, आर्टिकल 21 में आ जाता है आपका। जंतु जिसके शरीर पर कठोर कवच होता है तथा अधिकांशतः पानी में रहता है, तो ये कछुआ हो गया, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अगला है दूरी को मापने की इकाई डैश है, किलोग्राम, किलोमीटर, किलोबाइट। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूरी को आप किससे मापते हैं? किलोग्राम में मापेंगे, किलोबाइट में मापेंगे? नहीं भाई, किलोमीटर में मापते हैं दूरी को, ठीक है। दूरी को किससे मापते हैं? किलोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत बताना है राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हो। तो ये बात सही है कि जहां उसकी नियुक्ति हो रही है राज्यपाल की, उस जगह का नहीं होना चाहिए, उस राज्य का नहीं होना चाहिए राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल केंद्र सरकार के द्वारा नामित होता है या राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। देखिए सबसे पहली बात तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। तो यहाँ पे आता है कि नामित करना और यहाँ पे आता है चुनाव संसद करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका किस संसद चुनाव करती है, ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। चुनाव कौन करता है, इसका नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल और राष्ट्रपति करता है। बाकी केंद्र सरकार के द्वारा ये नामित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। और असत्य कथन में आपका हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, सही है। जूते बाहर उतारकर ही घर में आना, यह हर घर का रिवाज है। हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी हमारे घर में रहते हैं। देखिए जूते उतारकर बाहर
घर में अंदर आना, हर घर में रिवाज की बात आ गई तो ये गलत बात है। हर घर में नहीं है, हमारे घर में तो ऐसा नहीं है कि जूते बाहर, हाँ गेट के जो है अंदर का जो रूम होता है बाहर रख सकते हैं, लेकिन एकदम से बहुत लोगों का होता है, मेरे घर में है ऐसा, अभी सिटी में अगर देखा जाए तो सिटी में ऐसा होता है कि जो है बाहर ही जूते निकाल के तब अंदर घर के अंदर आते हैं। लेकिन गांव वगैरह में अब जब जाएंगे या फिर यहीं पे बहुत जगह घरों में होगा, आप देखेंगे तो घर में चप्पल पहन के जूते पहन के घूम जाते हैं अपना, ठीक है ना। और ठंडियों में तो जानते ही हैं, चाहे शहर हो चाहे देहात हो, हर जगह पे जूते पहन के चलते हैं, चप्पल पहन के चलते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे आपका सेकंड नंबर सही हो जाएगा, कॉमन सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां है आपका 140। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है, ठीक है ना, गौरैया है बिहार का राजकीय पक्षी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम बर्फ जल को मिश्रित किया जाता है, मिश्रण का तापमान होगा 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो आंसर है मैं वो डायरेक्ट बता देती हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर में 60 वाट के 5 लैंप, ठीक है, और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं, 30 दिन या 1 महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट होगी। तो ये सॉल्व कर लीजिएगा आप, मैं इसका आंसर बता देती हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो 108 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? बारिश, आंधी, तूफान, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो है इसमें आपका सभी हो जाएगा। देखिए बारिश से भी उन्हें सामना करना पड़ता है, आंधी से भी करना पड़ता है, और अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी से भी सामना करना पड़ता है, तो ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है, तो क्या होता है? प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 144 का हो जाएगा, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ठीक है। तो थर्ड नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन महासागरों के संदर्भ में सही है? ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, महासागरीय जल सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के समय ही गतिशील रहता है। तो इसका जो आंसर है, ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो महासागर क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार में अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, इसी का जो है ऑप्शन था और इसे हम देख लेते हैं, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, महासागर जल सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के समय ही गतिशील रहता है। और फिर आपका दिया है, तरंगी ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। आकार में अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा महासागर है, तो गलत बात है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। और यहाँ पे ए और सी सही हो जाएगा, ठीक है। बी में आपका था कि सिर्फ अमावस्या के ही आता है, तो गलत बात है, ठीक है। तो आपका ए सही हो जाएगा, ए और सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाई जाती है? राइबोसोम या फिर आपका कोशिका झिल्ली या केंद्रक। तो ये आपका केंद्रक झिल्ली राइबोस जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती हैं? सौर कुकर की लाल, पीला, काला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये काला होता है सौर कुकर की जो दीवारें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मिओसिस
मीओसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मीओसिस एक समसूत्री विभाजन है, मीओसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है, मीओसिस द्विसमसूत्री विभाजन है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, मीओसिस जो है एक अर्धसूत्र विभाजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो चार तरफ से जल से घिरा होता है, या पाक जल संधि, लगता है मेरे को भूख लग रही है। पाक जल संधि भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है, या फिर बड़े देशों में, कितना छोटा करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका सी और डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर, 1 मिनट मैं इसे यहाँ से जूम कर लेती हूँ। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय 1 नहीं होता है। ठीक है, ये बात भी सही है। तो ये आपका सी और डी सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे क्लास का। लास्ट क्वेश्चन है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा में, कैमूर में, रोहतास में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो काकोलत जो जलप्रपात है ये नवादा जिले में स्थित है बिहार के। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो है जीएस का क्लास। आज से हमारी जीएस की प्रैक्टिस हमने शुरू कर दी है। अगर आपको सेशन सही लगा है, अच्छा लगा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है ना, कि आपको कंटेंट कैसा लगा, प्रश्न आपको सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। सारी चीज़ों पे आप जो भी अपना अच्छा बुरा जो भी आप एडवाइस देना चाहते हैं, राय देना चाहते हैं, आप फीडबैक में दे सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने साथियों को प्लीज़ शेयर करके उन्हें इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। ज़रा भी आपको लगता है कि ये क्लास बहुत अच्छी थी या थोड़ा भी अच्छा था, तो भी आप क्लास को शेयर करके लोगों को जो है अपने साथियों को जोड़ लीजिएगा। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है ना, इंस्टाग्राम पे, और इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और थ्रेड्स अगर आप चला रहे हैं तो थ्रेड्स पे भी आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक मैंने दे रखी हुई है। इसके अलावा मैं जो है अगर इस वीडियो में चाहते हैं या फिर अलग अलग वीडियो में चाहते हैं आप लिंक, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वीडियो में भी लिंक दे दिया करूँगी। ठीक है ना, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।